नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के मेहमान कार्यक्रम। आज के मेहमान के लिए आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है गीतकार, गायक और एक्टर जसवीर जस्सी को। जसवीर जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने आकाशवाणी पे मुझे बुलाया। और मेरी हमेशा नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जब जी भी मैं जी। आकाशवाणी पे आता हूँ, तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। हमने सुना है कि आपको आकाशवाणी से बड़ा प्यार रहा है, बड़ा एक गहरा नाता है, तो कुछ बताइए कैसा लग रहा है, क्या यादें हैं रेडियो से? क्योंकि आकाशवाणी से मेरी शुरुआत हुई। मेरे जो मैं कह सकता हूँ कि मेरी बिल्कुल शुरुआत, जो मेरे गॉड फादर हैं बलजीत सिंह, वो रेडियो पे जलंधर पे, आकाशवाणी जलंधर पे अनाउंसर थे पहले। विक्की पाजी हमारे चाचा रौनकी राम, तो वो एक नाता था। उनके पास मैं आया था, बलजीत सिंह पाजी के पास, आकाशवाणी जलंधर केंद्र जो है उनके पास। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने युववाणी जो प्रोग्राम होता है उसमें जी ऑडिशन दिया, वहाँ पास किया, फिर जी। जर्नल पास किया। सब लोग, आपके जो जितने भी हम्म। लिसनर्स हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, बहुत सारी मार्केटिंग हो गई है, बहुत सारे रेडियो आ गए, बहुत सारे टीवी आ हम्म। गए हैं, मगर जो कंटेंट मिलता है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से ही मिलता है। जी। जी और जब कहीं कोई माध्यम नहीं होता सूचना और प्रसारण का, वहाँ रेडियो होता है। जी जी जी, बिल्कुल बहुत इंटीरियर में रेडियो पहुँचता है बिल्कुल। जहाँ। और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडियो टीवी को सुनते हैं। मुझे पता चल जाता है कि जब दूरदर्शन की कोई, नेशनल की कोई इंटरव्यू होती है या आकाशवाणी की कोई भी इंटरव्यू होती है, लोग उसको मुझे रिकॉर्ड कर करके भेजते हैं। तो जी इसका मतलब लोगों को बहुत लगाव है जी इनसे। बिल्कुल। जी और आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशन का ज़माना है, तो लोग अपने जी मोबाइल पर रेडियो बाकायदा सुनते हैं जी और जी सुन जी के हाँ ये जो आपने जी बताया भेजते हैं रिकॉर्डिंग्स। अच्छा जसवीर जी, आपने जिक्र किया जलंधर आकाशवाणी, तो ये जलंधर आकाशवाणी की बातें थी। आप जलंधर में रहे हैं, तो अपने बचपन के बारे में बताइए, बचपन की यादों को दोहराइए यहाँ। मेरा जन्म जो है वो गुरदासपुर में एक डालिया मिर्जानपुर पिंड है, दीनानगर के पास, वहाँ पर हुआ। और फिर मैंने अपने पिंड में थोड़ी जो 8th क्लास तक शिक्षा ली। और दीनानगर पन्याड़ एक पिंड है हमारे आस, बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर है, हम्म। वहाँ से मैंने मैट्रिक की। फिर मेरे पापा जो थे वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं चाहता था कि मैं म्यूज़िक में जाऊं। उस क्या टाइम मेरी बात है। शुरुआत हो गई थी। तो एक बात हमें नहीं समझ में आई, वो ये कि पिता आपके नहीं चाहते थे, वो चाहते थे आप एकेडमिक फील्ड में जाएं, इंजीनियर जी बने, जी जी और आप गाना, अक्सर पिता पुत्र की ये लड़ाई बड़ी गहरी हो जाती है। तो जी। कैसे आप म्यूजिक की ओर आगे बढ़े, कैसे सीखे, किससे सीखा आपने? मेरे मेरे पिताजी तो अभी तक नहीं चाहते थे। जैसे मैं बहुत पॉपुलर भी हो गया, बहुत अच्छी लाइफ भी हो गई, फिर भी वो मुझे बोलते थे कि तू अगर पुलिस में होता या इंजीनियर ओह। होता तो आज तू ये बना होता। तो उनका अपना एक सोचने की एक तरीका था। मगर मैंने उस टाइम तो बगावत करके मैं पहुंच गया था कि मैंने शुरुआत करनी है। उस्ताद पूरन शाह कोटी जी के पास मैं गया, बलजीत जी और हंसराज जी मुझे लेके गए। हम्म। देन बहुत सारे लोगों के पास मैं रहा। उस्ताद चरणजीत आहूजा जी हैं जो दिल्ली में बहुत बड़े पंजाबी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जी। उनके पास मैंने 2 साल गाए। थिएटर किया मैंने। हरपाल टिवाना जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था थिएटर का, बहुत बड़े लोग थे वो थिएटर की दुनिया के। हम्म। उनके साथ ओमपुरी साहब और राज बब्बर जी और बहुत सारे इस तरह के लोग जो थे उनके साथ। जी तो उनके साथ मैंने 1.5 साल 2 साल काम किया, थिएटर किया। उसके बाद मतलब ऐसे पता नहीं सीढ़ियाँ मिलती रही पाँव टिकाने के लिए, और वो टाइम आता रहा। फिर जी। मेहनत की। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत साफ दिल से हम्म। मेहनत भी की, और कभी भी कोई करप्शन का सहारा नहीं लिया। कोशिश की कि जितनी मेरी स्किल्स हैं वो मुझे वो स्किल्स मुझे मिल जाएं, उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिले, और वो जी मुझे मिला भी। जी। जी हाँ, आई थिंक मैं जितना बहुत ज़्यादा स्किल्ड बंदा नहीं था, मगर मुझे समझ है कि स्किल्ड बंदे क्या होते हैं, और मुझे लगता है उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। हाँ जी। तो थिएटर का ज़िक्र भी आपने किया, ये जी एक नई बात पता चली कि आप गाना तो गाते ही हैं, गायक हैं और जी लिखते भी हैं, एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा है आपने, आपकी फ़िल्म भी आने वाली है, हमें जी। पता चला है। और ये बात नहीं पता चली कि थिएटर से भी जुड़े रहे, तो थिएटर की क्या यादें हैं, और कौन लोग थे, कौन से वो नाटक थे जो आपने किए, जो आज कोई यादगार घटना बताइए हमारे श्रोताओं को। एक नाटक था जो 1.5 साल हमने खेला, साडा बुगदू बोले करके। जी। उसका कभी कोई और भी नाम होता था वो, क्योंकि टेररिज्म का ज़माना था, उसके ऊपर था, राष्ट्रीय एकता के ऊपर था।
और टिवाना साहब जो बहुत सख्त टीचर थे, एनएसडी से थे वो, और उनकी वाइफ जो है नीना जी, वो तो अभी बहुत अच्छी तरह लोगों को थिएटर करा भी रहे हैं। तो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे तरीके से टीच करते थे। उस टाइम पे मुझे याद है वो जब मुझे स्पीच की बातें करवाते थे कि स्पीच ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं गुरदासपुर एरिया से आता हूँ, पठानकोट के पास और जम्मू के पास ये जी एरिया है। जी जी। तो ये एरिया की जो एक डिक्शन है, जो डायलेक्ट है हमारा, वो थोड़ा सा अलग तरह का है। डोगरी आ जाती है वहाँ, जी जी। जम्मू में डोगरी भाषा बोली जाती है। हम जो पंजाब में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे माझा है जो लाहौर और अमृतसर और गुरदासपुर का एरिया, उसकी एक उसका डायलेक्ट अलग है, उसकी बोलने का लहजा अलग है। तो वो स्पीच के ऊपर मेरे बहुत काम करते थे। तो मेरी स्पीच जो थी वो थोड़ी सी डोगरी मिक्स थी। मेरे बोलने का लहजा जो था, अभी भी है वो मेरे आता ही आता है पठानकोट की, या जैसे मैंने ये पठानकोट ही बोला है अभी, तो ये भी वो पठानकोट है। अगर कोई जी अमृतसर जी। का बंदा बोलेगा तो वो बोलेगा कि पठानकोट जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे पठानकोट। तो जी। मतलब वो एक अलग तरह का एक डायलेक्ट होता है। तो वो सिखाते थे उस टाइम। मुझे लगता था कि मुझे इसका फ़ायदा क्या है, बोलने का जी क्या फ़ायदा है। पर आज मैं जब भी माइक के ऊपर बोलता हूँ, जब भी मैं माइक के ऊपर बोलने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम मुझे याद आती है कि उनकी दी हुई जो शिक्षा है वो मुझे काम आती है। बहुत सारे, ऐसा तो होता नहीं है कि हर बार आपको इंटरव्यू करना है तो खाली एम्प्टी लोग मिलते हैं। जी जी जी। आप जैसे लोग भी मिल जाते हैं ना फिर, जिन्होंने स्पीच के ऊपर काम किया होता है, भाषा के ऊपर काम किया होता है, जिनको जी हर तरह की स्पीच जो है, हर तरह की भाषा जो है उसकी जानकारी भी होती है। तो जी उनके सामने बोलना मुझे लगता है कि वहाँ फ़ायदा होता है। जी। हाँ और ऐसे लोग जल्दी कामयाब होते हैं और हमें पता जी। है आपको कामयाबी मिली। लेकिन जानना ये चाहते हैं कि गुरुदासपुर से कैसे आप पहुंचे मुंबई? मतलब गुरुदासपुर से कौन सी ट्रेन पकड़ी? ये कहने की बात है। तो किस जी, तरह के संघर्ष आपको करने पड़े? गुरदासपुर से जब जब मैं निकला जलंधर, क्योंकि जलंधर एक जिसको कल्चरल सिटी भी बोला जाता है, वहाँ दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, सारी अखबारें हैं, सारे लिटरेचर के बहुत सारे जो आपको हब मिलते हैं। तो वहाँ पर पहुँचा, वहाँ एमए म्यूज़िक में कर रहा था। उसके बाद फिर थोड़ी स्ट्रगल कर रहा था, पुलिस में भर्ती हो गया था थोड़ा टाइम। ओह। हाँ, केपीएस गिल के टाइम पे एक कल्चरल ट्रुप था हमारा, जिसमें वो चाहते थे कि कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू लोगों को डाइवर्ट किया जाए, उनके माइंड जो है वो डाइवर्ट ओह। किए जाएं। जी तो जी। उसमें मैंने 1.5 साल, एक 1.5 साल काम किया। और वो जब कंटिन्यू करनी थी वो नौकरी, जो सर्विस थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा ये काम नहीं है, मुझे दूसरी तरफ जाना चाहिए। तो इतने में मैं स्ट्रगल कर रहा था। 97 में मुझे टाइम्स की जो टीम थी वो मुझे मिली। किसी बंदे ने मुझे, पम्मी भाई हमारे बहुत बड़े एक भंगड़ा के गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार कुछ लोग ऑडिशन कर रहे हैं, तो अगर तू चाहता है तो उनके लिए ऑडिशन कर दे। तो मैंने ऑडिशन किया। वो प्रमोद शंकर जी थे, उन्होंने ऑडिशन करके मुझे बोला कि तू आ जा। मैंने हमिंग की थी, मुझे याद है, जी ऐसे किया। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, आप हमारा एग्रीमेंट साइन करो। तो टाइम्स म्यूजिक उस टाइम नया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का, जी। वो मुझे लेके आए। फिर मैंने बड़ा टाइम मैं भी अड़ा रहा। मुझे लगा कि नहीं, मैंने पंजाब नहीं छोड़ना, पंजाब से निकलना नहीं है, क्योंकि आप घूम घुमा के अपने परिवार में आ जाते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तेरे को करना चाहिए। तो दिल लगी कुड़ी गुजरात दी हमने, वो पहला गाना जो था जी। वो टाइम्स म्यूजिक के साथ किया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। उसने एक स्टारडम दिया, उसने एक नई जिंदगी दी, नए लोग दिए, नए नए रास्ते खोले। फिर मतलब पहले तो कमर्शियल था, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चलना शुरू हुआ कि यार ये दिल लगी के थ्रू मैं हीर भी गा सकता हूँ, मैं बाबा बुल्ले शाह को भी गा सकता हूँ, जी मैं जी। अमीर खुसरो को भी गा सकता हूँ। जब मैंने दिल लगी गाना है, लोगों ने सुनना ही सुनना है, तो उसके 4-5 मिनट पहले मैं कुछ और भी चीज़ें दे सकता हूँ। तो जी वो बहुत सारे रास्ते मेरे खुले। जो मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट था वो आई थिंक कि वो लोगों तक पहुँचना शुरू हुआ। जी जो लोग मुझे जानते हैं वो दिल लगी से जानते हैं ज़्यादा, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। जी वो आपको मैं सुनाता हूँ जी थोड़ा सा, जी जी। जो उस टाइम पे हमने 20 साल हो गए उस गाने को। एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी, ओनू लव यू आख दियो, दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दियो, दिल लगी कुड़ी
ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਹੋਰ ਚਮਕਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਗਰਬੇ ਦੇ ਲੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁਲਾਰੇ, ਮਾਰਦਾ ਹੁਲਾਰੇ ਉਹਦਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਲੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁਲਾਰੇ ਉਹਦਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਓਏ। हम पहले उसका जिक्र करते हैं, उस फिल्म का जो 2011 में रिलीज हुई थी, पटियाला हाउस। जी। और पटियाला हाउस फिल्म का वो गाना बड़ा ही मशहूर हुआ था, लवंग द लौंग लश्कारा। द लिश्कारा। जी तो जी जी। उस गाने के बारे में हमें बताइए, कैसी थी रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात, और थोड़ा सा। जी जी जी, बहुत सारे वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा एक किस्सा है, क्योंकि मुझे याद है मैं 9 या 10 में एक फिल्म कर रहा था, पंजाबी की फिल्म कर रहा था, मैं और कुलभूषण खरबंदा जी, हम लोग वैनिटी वैन में बैठे हुए थे। तो अचानक से इन्होंने मुझे बुलाया, मैं शॉट दे के आया वापस, तो मेरा फ़ोन वहीं पर पड़ा हुआ था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि उस पे मिस्ड कॉल हैं 2-3। अच्छा। तो एक मैसेज था कि उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, ये नॉर्मल मैसेज पे था कि जसीपा जी आई एम शंकर महादेवन, सो प्लीज़ कॉल बैक। तो मैंने सोचा पता नहीं कोई हो सकता है, वैसे ही उन्होंने बात करनी हो या कुछ, तो मैं उनसे, मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, उस टाइम मेरी थोड़ी सी उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, वो जज थे, मैं कंटेस्टेंट था, तो ऐसे करके तो मैं नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा मतलब पंजाबी में बोलते झक रहा था, झेप रहा था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम थोड़े पेंडू बंदे हैं, थोड़े माइंड में लेके चलते हैं कोई चीज़। तो कुलभूषण जी ने बोला कि आपको करना चाहिए, उन्होंने देखो कितना बड़ा आपको मैसेज भेजा है, तो आप करो। तो कुल जी ने मुझे बोला कर जस्सी कर दे यार, कर दे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला आप परसों आ सकते हो या कल आ सकते हो। मैंने बोला मैं डायरेक्टर को पूछता हूँ कि मेरा काम है कल या नहीं। तो मैंने डायरेक्टर को पूछा, उन्होंने बोला कि परसों आप जा सकते हो। तो मैं अमृतसर से फ़्लाइट लेके ऐसे दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ पर आया, तो सीधा उनके पास पहुँचा स्टूडियो में। उन्होंने बोला था कि यहाँ स्टूडियो आ जाओ यशराज में। तो जब उन्होंने मुझे गाना सिखाया, मैं माइक पे गया। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगा मेरे खराश बहुत आ रही, क्योंकि मैं बहुत सारी शूटिंग जो थी मिट्टी में ऐसे ऐसे कर रहा था, गला इधर उधर हो रहा था। तो मैंने बोला कि पाजी ऐसे है कि मुझे आप 2-3 घंटे सोने दो, तो मैं स्टीम लेके फिर आता हूँ दोबारा से। जी जी। तो उन्होंने बोला नहीं जस्सी पाजी, मुझे ये खराश ही चाहिए, जो खराश आ रही है ना ये चाहिए मुझे, बहुत अच्छी आ रही है, तो आप गाओ बस। तो मुझे ट्यून नहीं याद हो रही थी, क्योंकि ट्यून उसमें बहुत सारी चेंज होती हैं। तो मैं उनको बोल रहा था पाजी मुझे थोड़ा याद करने दो, वो भी मेरे अंदर डर थोड़ा सा हो रहा था। मगर उन्होंने एक एक लाइन करके मेरे से लौंग द लिश्कारा, तो मैं बोलता लौंग द लिश्कारा, वो कहते डन। बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, बेबी जी में चमका दिल साडा, ओ बेबी जी में चमका दिल साडा। ऐसे पीछे पीछे करके 20 मिनट में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था गाना। तो उसमें एक चीज बड़ी मुश्किल थी, हीरे मेरी कोठे ते आ, मंजे ते बह जा तेनू रज रज वेखा। तो मुझे याद नहीं हो रहा था हीरे मेरी। तो उन्होंने पाजी ने बोला केसरिया, तो कहते वो रेफरेंस लेके चलो। क्या बात तो मतलब वो जीनियस लोग हैं, उन्होंने बड़ी टेक्निक से मेरे से वो गाना करवाया। मुझे नहीं पता था कि कौन सी फिल्म में आ रहा है। थोड़े दिन के बाद मुझे पता चला कि किसी बंदे ने मुझे वीडियो भेजी एक छोटी सी, जो अक्षय पाजी के साथ वो बैठे थे। तो वो वैनिटी वैन में किसी को सुना रहे थे कि यार देखो जस्सी ने अच्छा गाया है जी। तो वो मेरे एक दोस्त है गुरप्रीत कुग्गी, तो उन्होंने वो और विवेक शौक एक बहुत अच्छे एक्टर होते थे, तो उन्होंने मुझे वो थोड़ी सी ऑडियो एंड वीडियो भेजी। तो मुझे लगा यार पता नहीं कौन सी फिल्म है। तो उन्होंने बताया कि एक फिल्म में आ रहा है, पटियाला हाउस करके फिल्म है, उसमें आ रहा है। तो आया, मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आया क्योंकि वो गाना बहुत स्किल टाइप का गाना था। ऐसे नहीं था कि कुछ भी मतलब आपने कुछ भी कर दिया, मतलब ऊंचा ऊंचा गा दिया, बल्ले बल्ले शावा शावा नहीं था। उसमें थोड़ी स्किल दिखाने की भी बात थी। जैसे हीरे मेरी वाला सुर भी अच्छा था, लोगों में मेरी पहचान भी हुई। मेरा बॉलीवुड कभी टारगेट नहीं रहा जी। अब भी मैंने सोचा है कि मैं बॉलीवुड में कुछ अच्छी चीज़ें करने की ट्राई करूंगा। कोई दुश्मनी भी नहीं रही, मगर टारगेट भी कभी नहीं रहा, क्योंकि पंजाबी हमारे जितने भी सिंगर होते हैं, आप गुरदास मान जी को ले लो, आप हंसराज जी को ले लो, आप सरदूल सिकंदर को ले लो, हरभजन मान, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पंजाब के ऑथेंटिक, जो अभी आजकल के लोग हैं, अमरिंदर गिल हैं,
और सतेंद्र सरताज हैं, वो लोगों को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती बॉलीवुड में आने की। जी। वो इतने बड़े स्टार हैं, बब्बू मान हैं, इतने बड़े स्टार हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो बॉलीवुड में आए। तो मेरा थोड़ा सा नेशनल का काम था, दिल लगी नेशनल पे चला था, मैं इन लोगों के अंदर ही घूम रहा था, मगर फिर भी मेरा टारगेट नहीं था कि मैं बॉलीवुड करूं। तो बस मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि बॉलीवुड का एक और भी तरीका है कि जब आप हिट होते हो तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जी बिल्कुल। गाना करने के लिए, मगर मैं गाने छोड़ के चला जाता था। जो अच्छा। मैं अभी स्टोरी को थोड़ा सा मोड़ देता हूँ, जी जी। तो मैं बहुत सारे गाने, हाँ बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के छोड़ के चला जाता था, क्योंकि हाँ। उसमें या तो गंदी गालियां होती थी ओ, या फिर वो डबल मीनिंग होते थे। हल्का होता था तो कोई बात नहीं, हल्का मैं मुझे जमता है, हम हल्के की बात नहीं होती। हल्की फुल्की शायरी जो होती है, दिल लगी कुड़ी गुजराती भी एक हल्की फुल्की शायरी है, मतलब उसके अंतरे बहुत कमाल के लिखे हुए हैं, मगर ये लाइन जो है बहुत हल्की फुल्की शायरी है। इसमें ये नहीं कह सकते आपके बहुत कोई 30 मार्क वाली बात नहीं है। जी जी। सो गालियां छोड़ के जाना और वो गाने हिट हो जाना, बाद में ग्रामर छोड़ के चले जाना कई बार। तो जैसे मैं पता नहीं इसको एक्सप्लेन करना ही बड़ा मुश्किल है, ये जी बड़ा बिल्कुल बड़े समझ रहे हैं बड़ी हम। और बहुत मुश्किल होता है जसबीर जी अपनी शर्तों पर काम जी करना, जी जी। बहुत और कम लोग हैं जो अपनी बॉलीवुड में तो शर्तों पर बहुत काम मुश्किल करते होता है, हैं। जी और बॉलीवुड आपको इग्नोर भी करता है, उसके बाद गुस्सा जी भी करता है, क्योंकि उनको उस बात की समझ नहीं होती। जी। और मेरे लिए दुख की बात यह है कि वो चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं, जो लाइनें छोड़ी हैं, वो आज मैं रेडियो पे नहीं बोल सकता, वो इतनी गंदी जी लाइनें जी थी। जी तो आई थिंक मैं तो फाइट करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो जी। अपनी शर्तों पे बॉलीवुड में अगर मैं आ सका अच्छी तरह से, मेरा टारगेट तो नहीं है कभी भी बॉलीवुड का सिंगर बनना, जैसे मतलब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो जैसे शानुदा हैं या सोनू निगम जी हैं या जी सुखविंदर हैं, ऐसा टारगेट तो कभी भी नहीं है। मगर फिर भी क्योंकि बॉलीवुड अभी उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दिल तो करता है कि हम भी लोगों तक पहुँचे। जी जी। जी जसबीर जी हम चाहते हैं आप खुद अपने गानों का जिक्र करें, कुछ जी। आपके पसंदीदा गानों का, फिल्मी नॉन फिल्मी फिल्मी तो मैंने बहुत कम गाए हैं। जी फिल्मी तो वो मेरा एक गाना था जो लौंगदा लिश्कारा जो हिट हुआ जी था। जी अभी दूसरा हिट हुआ ये कोका जो अभी चल रहा है। जी। तो फिल्म में तो मेरा ज़्यादा मेरे गाने नहीं आए। एक गाना था दोबारा फिल्म में, वो जी। मुझे अच्छा लगता था, प्यार मेरे नू लग गई नजरा। हम्म। बड़ा खूबसूरत सा गाना था वो मेरा पसंदीदा जी गाना था। अगर इसे गुनगुना के सुनाए तो हमारे श्रोताओं। छड़ ना जावी प्यार निभावी दुनिया नू ना प्यार दियां कदरां प्यार मेरे नू लग गईयां नजरां प्यार मेरे नू हो लग गईयां नजरां। क्या बात है, जब सामने एक सिंगर बैठे होते हैं और जी उनकी आवाज़ में गाना सामने आमने सामने सुन लेते हैं तो बस जी चाहता है कि हम गानों की फरमाइश करते जाएं, वो जी गाते जाएं, थैंक यू लेकिन थैंक यू। आपसे और भी मैं अब बातें बाकी करनी है। आपने पूछा था कि मेरे फेवरेट जो जी अच्छे पसंदी के गाने जो हैं, वो बाबा बुल्ले शाह का एक गाना मैंने गाया था। जी उनकी काफ़ी जो है वो आवो नहीं सही और अल देवो नहीं बधाई, वो मैं जी आपको थोड़ा सुनाता हूँ। जी पंजाबी है, बिल्कुल। बहुत जी टिपिकल पंजाबी है, मगर उसकी मेलोडी और उसके लफ्ज़ जो हैं आपको साउंड्स मज़ा दे जी सकती हैं। हम्म, आवो नहीं सही और अल देवो नहीं बधाई आवो नी सयोरल देवो नी बधाई नी मैं वर पाया रांझन माही नी मैं वर पाया हाय रांझन माही अज दा रोज मुबारक चढ़िया नी रांझा साडे वेड़े वड़िया हथ खुंडी मोडे कंबल तरिया चाकां वाली शक्ल बनाई नी मैं वर पाया रांझन माही आवो नी सयो सयो नी आवो नी सयो
क्या बात है। हम बिना साज के आपसे गाने की गुजारिश किए जा रहे हैं और जी, आप नो गाए जा रहे प्रॉब्लम हैं, जी, हमें बड़ा नो। अच्छा लग रहा है। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा और सुरीला लग रहा होगा। तो हमारा तो दिल चाह रहा है कि एक गाना और आप गा के बताएं, और रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताएं किसी गाने की। रिकॉर्डिंग से तो जैसे मेरा दिल लगी जब आया था, मुझे याद है कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था ये वाला गाना। हम्म। मेरा मन था कि मैं कुछ एक तारा वजदा या मैं कुछ ऑथेंटिक बाबा बुल्ले शाह या हीर या इस टाइप की कुछ चीज़ें करूँ। कमर्शियल भी चाहता था, मगर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक कमर्शियल चाहता था मैं, जी। तो जो सोलफुल हो। मगर मुझे याद है अरुण अरोड़ा जी हमारे सीईओ हुआ करते थे वो टाइम्स में, तो उन्होंने मुझे बोला, उनके बेटे की शादी पे मैंने ये थोड़ा सा 2-4 लाइनें गाया था। जी। तो उन्होंने 2-3 महीने बाद उसका हमने एल्बम कर ली थी सारा कुछ। उन्होंने बोला कि उन्होंने वो वीडियो देखी अपने बेटे की शादी की, तो उन्होंने बोला कि यार जैसी ये कर दे दिल लगी कुड़ी गुजराती। मैंने उनको बोला यार, मैं कहा सर ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत हल्का गाना है, तो मैं जी। नहीं चाहता कि मेरी इमेज ऐसी हो जाए। या वो कहते यार ये कमर्शियल पॉपुलर होने वाला गाना है, उसके बाद तू जो मर्जी गाते रहना, ये गाना पॉपुलर होगा। जी। तो मैंने उनकी बात मान ली। फिर थोड़ा मन मेरा दुखी था, मगर हमने ये गाना किया। और मुझे लगता है गाने की एक किस्मत होती है, उसका एक लक होता है, अपने आप वो गाना बनता गया। दिल्ली में हम लोग पहले सोच रहे थे कि बॉम्बे में करें, क्योंकि मैं पूरी एल्बम करके चला गया था 8-9 गाने करके। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि आप, धीरज धनक जी थे जिन्होंने पूरी एल्बम का म्यूजिक किया था अरेंज। जी। जी। तो मैं बोल रहा था कि जयदेव से कर लो, धीरज जी से टाइम नहीं मिल रहा था। फिर वो प्रमोद शंकर जी कहते कि यार ये बंदा है कि उसके साथ आप प्रोग्रामिंग कर लो। उस टाइम कंप्यूटर नया नया आया था। तो हमने उस गौरव दयाल, उनका नाम था, गौरव दयाल का म्यूजिक सुना। तो मुझे याद है कि उन्होंने जब चाय और मट्ठियाँ साथ में दी, पहली बार उनको मिलने गए हम लोग, मैं जी। और जी। जयदेव। जी। तो मैंने जयदेव को बोला कि यार जयदेव, ये बंदा टेस्ट वाला है। तो मैं क्या, इसकी मट्ठियाँ बहुत टेस्ट है, चाय बहुत टेस्ट है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ये म्यूजिक करेगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होएगा। जी। जी। तो हमने गाड़ी में एकदम उसने डेमो एक कैसेट दी थी, लगाई। तो मुझे मैंने बोला जयदेव बहुत अच्छा बंदा है। तो जयदेव कहता है यार इसको ज़्यादा म्यूज़िक नहीं मुझे लगता आता। मैंने बोला यार म्यूज़िक हमें आता है ना। तो हमने फिर वो गाना उसके साथ किया। और उसके बाद मुझे ये भी याद है कि हमने एक स्टूडियो में गाना किया था, तो मुझे लग रहा था कि ये स्टूडियो में अच्छा नहीं होएगा। तो मैं गुरुद्वारा में गया, वहाँ पर जलंधर में गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सच्चे बादशाह वहाँ पर वो गाना जो है ना वहाँ रिकॉर्ड ना हो। तो वो 2 दिन लगे रहे, वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फिर हम लोग एक सिंथेसिस स्टूडियो था वहाँ पर गए, वहाँ पर बहुत अच्छा इंजीनियर भी मिला हमें, स्टूडियो बहुत अच्छा था। तो एक दिन में हम लोग गाना करके बाहर आ गए थे। जी। देन उसका वीडियो जो था उसकी भी ऐसी कहानी। तो वो एक किस्मत होती है। मुझे लगता है कि वो वीडियो भी मेरा नहीं हो रहा था, अशोक मस्ती का वीडियो हो रहा था। उनकी कोई गाने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि कोई और गाना दे दो, तो हमने दिल लगी भेजा। जी। तो क्लॉसिस उस टाइम मतलब बहुत जी। बड़ा जी। नाम था, वीडियो डायरेक्टर जो थे, तो उन्होंने उसका वीडियो किया। जी। मैं पहली बार आया था। उसकी ये भी स्टोरी थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो कुड़ी जो है वो बहुत कम कपड़े पहने, क्योंकि मैं बिल्कुल गांव से आया था। जी। तो जी। मैं डर रहा था कि उसमें वल्गैरिटी नहीं आनी चाहिए, मेरे पापा जी देखेंगे या मेरे मम्मी या जो भी जी, बिल्कुल। देखेंगे, तो वो कैसे देखेंगे और कैसे मुझे बोलेंगे, रिएक्ट कैसे करेंगे। तो बड़ी जिद की, मगर उन्होंने उसके बाद थोड़े से शॉर्ट जो थे उसके डाल दिए। मगर सबसे पहला मैं ही बंदा था जो मैंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था। जी। जी। उसके बाद मैं अपनी इमेज को मैंने सुधारा, हीर गाई, बाबा बुल्ले शाह गाया, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को मैंने गाया, शिव कुमार बटालवी को मैंने गाया, देन संत राम उदासी को मैंने गाया, अमीर खुसरो साहब को गाया, बहुत सारे लोगों को मैंने गाया है। जी। तो इतने सारे नाम आप ले रहे हैं जसबीर जी, हम चाहते हैं अमीर खुसरो साहब का कुछ सुनाएं आप, और उसके बारे में कुछ बताएं, उसकी बारीकियां। खुसरो बाजी प्रेम की, हाँ खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग, अपनी शब बना
मिलाई के मैं पी के पास गई, जब शब्द की पी की तो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के। प्रेम बटीका मधुआ पिलाई के, प्रेम बटीका मधुआ पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे मोह से नैना। क्या बात है जसबीर साहब, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं अब गानों की फरमाइश और करूं, रचनाओं की खास तौर से। और आपको बता दें, सच में इस रचना में मैं बिल्कुल डूब गई थी। ये रचना मैंने भी कभी सीखी थी जी। अच्छा, तो सचमुच बहुत प्रिय मुझे है। लगता है कि कभी सूफीज्म के ऊपर बात करेंगे जी और अकेली सूफीज्म के ऊपर करेंगे। जी आज मैं थोड़ा बिल्कुल। कंफ्यूज चल रहा हूँ कि मैं पॉप के ऊपर बात करूँ, बॉलीवुड के ऊपर करूँ या जी सूफी के ऊपर बात देखिए, करूँ। विविध भारती के विविध रंग हैं, विविध जी रंगी कार्यक्रम है और विविध श्रोता हैं, तो जी। इसलिए हम जो बातचीत कर रहे हैं विविध रंगी सूफीज्म का तो बातें। कलर ही अलग है। जैसे मैं अगर जी पंजाब की बात करूँ, हीर की बात करूँ, मैं हीर के 2 टुकड़े आपको सुनाता जी हूँ, बिल्कुल। तो आपको चाहे वो समझ भी नहीं आएंगे, मगर आपको साउंड जो है वो उसका मजा आएगा। जी डोली चढ़दियां मारियां हीर चिकां, मैनू लै चले बाबला वे लै चले वे, मैनू रख ले बाबला हीर आखे। हाँ, डोली खत कुहार ने ले चले वे, मेरा आखिया कदे ना मोड़दा सै, ओ दिन बाबल किथे गए चले वे, तेरी छत्र छाया बाबल रुख वांगू। हाँ, असी वांग मुसाफिरां बह चले। क्या बात है, लग रहा है कि बस सुनते रहें, थैंक यू लेकिन सो मच, कुछ थैंक यू जी। आपसे बातें करना भी ज़रूरी है। तो अभी जब आप गा रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि ये जो सुर आपका ऊपर तक जाता है, फिर आप जब चाहें तब छोड़ देते हैं बिल्कुल अपने हिसाब से, सुरों के हिसाब से, तो जी रियाज बहुत ज़रूरी लगता है। जी जी जी। कितना रियाज आप खुद करते हैं और कितना रियाज ज़रूरी होता है, बताइए। रियाज तो मैं करता हूँ, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैं गाना कितना गाता हूँ, बहुत ज़्यादा गाना तो नहीं गाता, जी मगर रियाज करता हूँ मैं वोकल के लिए, वोकल ट्रेनिंग के लिए अपने। मुझे लगता है मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ कि वो जो हम लोग इकट्ठे हैं बहुत टाइम पहले से, तो मुझे लगता है कि मैंने 30 साल में हो सकता है कि 50 बार रियाज नहीं किया हो। जी मैं रियाज करता ही हूँ, चाहे मैं प्लेन में भी हाँ हूँ, हाँ चाहे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, जी चाहे मैं रात को गाड़ी चला रहा हूँ, सुबह हो गई है तो सुबह मैं रियाज करता ही करता हूँ। उठते मेरा एक रूटीन है, जो चाहे 15 मिनट करूँ, चाहे 2 घंटे करूँ, चाहे 1.5 घंटा करूँ, तो मैं रियाज करता हूँ। हम्म। दूसरा, उनको मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि हो सकता है उन्होंने 30 साल में 50 बार रियाज जो है किया हो, हम्म। तो वो बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, मगर मैं अपने आप को उनसे ज़्यादा आगे मानता हूँ। मैं ये बोलना नहीं चाहता, मगर फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा आ गया कि आपको अपनी बातें बोलनी पड़ती हैं, जी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है इन चीज़ों की। और मुझे लगता है अच्छी चीज़ों की मार्केटिंग करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों का दिखावा कर लेना चाहिए, जी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बजाय इसके कि मैं बोलूँ कि मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, तो मैं अगर ये बोलूँ कि मैं रियाज़ करता हूँ और मैं योगा करता हूँ या मेरी ये रूटीन है, तो ये अच्छी बात होएगी। तो रियाज तो बहुत ज़रूरी है। रियाज जी तो मुझे याद है, एक अब्दुल खान साहब की एक बात मुझे याद है, अब्दुल्ला खान साहब की। हम्म। उन्होंने बोला था कि
जो एजुकेशन है ना, जो शोहरत और पैसा है वो चांस हो सकता है, एजुकेशन चांस नहीं हो सकती कभी भी। जी एजुकेशन के लिए आपको वो जर्नी चाहिए होती है, आपको वो उतना टाइम लगता है। आपको एमए करनी है तो 16 साल लगते हैं। क्रमवार यात्रा हाँ, जरूरी है, वो बिल्कुल। उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हम्म, पॉपुलैरिटी तो कभी भी हो सकती है। और मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त है सुनंदा हम्म, सुनंदा शर्मा, वो बनारस गिराने आपा जी के पास सीखने चली गई थी उस टाइम हम्म, पे पठानकोट से। हम्म, तो मैं हमेशा सोचता था कि सुनंदा चली गई है, वो पॉपुलर नहीं हुई, हम पॉपुलर हो गए हैं, हमारे गाने चल गए हैं। मगर हम्म, अब जब मैं उसको मिलता हूँ, वो पॉपुलर भी हो रही है, हम्म। तो मैं सोचता हूँ कि मैं सुनंदा शर्मा नहीं बन सकता। सुनंदा शर्मा तो कभी भी जस्सी बन सकती। क्या बात कही आपने, सही जी, बात है। तो क्या बाकायदा तालीम का मौका नहीं मिला आपको? बाकायदा तालीम ली किससे ली? मुझे सेवा करने का बहुत मौका मिला। अच्छा। एमए म्यूजिक मैंने किया, जी मगर म्यूजिक का क्या होता है कि एमए म्यूजिक जब हम करते हैं तो वो पढ़ाई की तरह करते हैं। जी जी। उस टाइम बहुत इंटरेस्ट था कि पॉपुलर होना है। हम्म। वो एक मुझे लगता है कि आई थिंक खराब बात थी कि पॉपुलर होना है। कोई गाना आए जिससे मैं पॉपुलर हो जाऊं, जिससे मैं फेमस हो जाऊं। जी तालीम की टेक्निक्स मुझे बहुत याद है, मगर रियाज नहीं है। जी। हाँ, मुझे पता बहुत है हाँ हाँ, चीज़ों का कि कि कैसे हो किस तरह सकती हैं, से तान करना। क्या हो सकती है, गमक कैसे हो सकती है, मींट क्या होती है, ये वो जी पता है सारी चीज़ों का। जी। पर उसके लिए रियाज के लिए टाइम चाहिए, और रियाज के लिए आई थिंक विद्वत्ता पूर्ण हाँ वो हाँ, उसका एक बाकायदा जो हाँ, तालीम तालीम का होती है। वक्त है। जी, ठीक है, अभी सीखने की पर कोई मैं उम्र अभी नहीं सीख रहा होती। हूँ। अभी जी फिर से दोबारा से शुरू किया। अभी मैं बॉम्बे आया हूँ, तो मैं अनंत शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। अच्छा। उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनंदा जी से सीखता हूँ जी जितना भी हो सकता है, क्योंकि वो बनारस घराना गाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा कई बार बनारस की जी, जैसे मैंने एक होली उनसे थोड़े दिन पहले सीखी थी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी। तो ऐसी चीजें थोड़ी थोड़ी क्या याद बात करता रहता हूँ। है। रियाज नहीं है, जी मगर चीजें थोड़ी थोड़ी याद करता रहता हूँ, हाँ फोक जी चीजें याद करता रहता हूँ। हाँ मेरा इंटरेस्ट बहुत है कि मैं सीखूं जी कुछ जी। चीजें। बाबा बुल्ले शाह की एक और रचना है, ओ लाल नी, वो भी मैंने गाया है। वो भी अगर वो हमारे एक्चुअली श्रोताओं को यहाँ ओ सुना। लालनी जो है बॉलीवुड में जब आया था, जी आई थिंक अनु जी ने किया था, वो उन्होंने बना दिया, मतलब उसको मॉडर्न करके ओ राम जी कर दिया था। जी तो वैसे बाबा बुल्ले शाह की जो ऑथेंटिक जो हाँ लैंग्वेज है, जो काफ़ी है, वो है "हम्म, मेरा पिया घर आया, ओ लालनियो मेरा पिया घर आया, ओ लालनी, टूने का मन करो बथेरे, जादूगर आवन वड्डे वडेरे, जिवें किवें शौ आया नेड़े, जिवें किवें शौ आया नेड़े, अज विछड़न होया मुहाल नी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी, ओ मेरा पिया घर आया, ओ लालनी। जसवीर जस्सी जी, हमें बताइए कि जी, बचपन में जो गायक बनने की तमन्ना आपकी थी, और अक्सर ये होता है कि दूसरे कलाकारों को सुन सुनकर गायक एक मुकाम पाता है, और बाकायदा उन्हें सुन सुनकर सीखता है गायक, और जी। मंच पर अपने को परफॉर्म करता है स्टेज पर। तो आप किन कलाकारों को बचपन में सुनते थे, गाते थे, गुनगुनाते थे? क्योंकि पंजाब में बहुत रुझान होता है फोक आर्टिस्टों को सुनने का। जी तो जब से मैंने होश संभाली है, मुझे लगता है कि मैंने मोहम्मद सिद्दीक जी को सुना है, यमला जट जी बहुत बड़े आर्टिस्ट होते थे, जिन्होंने ये एक तारा जो तुम भी है वो जी इजाद जी। की थी। और उसके बाद फिर बाकी बहुत सारे पॉपुलर टाइप के आर्टिस्ट आए, जैसे गुरदास पाजी हैं, और चमकीला एक बहुत बड़े आर्टिस्ट होते थे। उसके सब्जेक्ट थोड़े गंदे होते थे, मगर आर्टिस्ट बहुत है। सुरेंद्र छिंदा जी, कुलदीप मानक एक बहुत बिंदास गाने वाला बंदा होता था, फोक स्टाइल, इनको ही सुना ज़्यादा। उसके बाद फिर जब पता चलना शुरू हुआ, फिर रेडियो से
लता जी को सुनते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते थे, मनाडे साहब को सुनते थे, किशोर जी को सुनते थे, तो आशा जी को सुनते थे। तो इन लोगों को सुनना शुरू किया और जी, मेरा रुझान रहा हमेशा क्लासिकल सुनने का। मैं आमिर खान साहब को सुनना शुरू हो गया था और बहुत सारे लोग, भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी जो हैं, उनको मैंने काफ़ी सुना है। तो मेरा शौक था क्लासिकल का। मेरा स्टाइल भी मुझे लगता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अगर सीखा होता तो हो सकता है मैं क्लासिकल परफॉर्म भी करता। वो मेरे जहन में चीज़ें हैं, रियाज नहीं है मगर जहन में कुछ चीज़ें हैं। तो इन लोगों को सुनते 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 फिर यहाँ पर पहुँचे तो और लोगों को सुनना शुरू किया। फोक का मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। फोक के ऊपर मेरी रिसर्च भी है। ऐसा मैं खाली टाइप का आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं फोक के लोगों को सुनता हूँ, फोक के लोगों की सेवा करता हूँ, जाके उनके पास बैठता हूँ, चाहे वो पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं या कच्छ के हैं, गुजरात के हैं, तो उनके पास बैठता हूँ। हिमाचल के बहुत सारे लोग जो हैं लोकगीतों को, जैसे मेरी रिसर्च है उनके ऊपर, तो इनके ऊपर काम करता हूँ मैं। तो कोई पंजाब का लोकगीत इस वक्त याद आ रहा हो तो? जी बहुत सारे हैं, जैसे मिर्जा हम लोग गाते हैं जी। तेरा तो हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे वे मैं बकरा दनिया पीर दा हाँ मेरे सिर दा साईं मरे हो वे 5-7 मरन गवांडना वे 5-7 मरन गवांडना तेरे दियां नू ताप चढ़े हाँ गलियां हो जन सुनिया वे गलियां हो जन सुनिया विच मिर्जा यार फिरे। वाह, बहुत सुंदर। एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ बनारस और सूफियाना रंग, ये सारे रंग एक साथ यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। हमारे श्रोता भी एंजॉय कर रहे होंगे। अब अपने स्टेज प्रोग्राम्स के बारे में बताइए। स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, कोई यादगार घटना और कोई गाना जिक्र करते हुए बताइए। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे, मतलब हमेशा ही कई बार जो बहुत कॉमेडी भी होती है, बहुत सीरियस चीज़ें भी होती हैं। मुझे लगता है मेरे दिल के जो करीब कई चीज़ें होती हैं मैं उनको बड़ा याद रखता हूँ। जो जैसे मैं गुरबानी से शुरू करता हूँ हमेशा, 2 या 3 या 4 श्लोक जो हैं, उस टाइम पे मैं कई बार ऐसा होता है कि वो माहौल नहीं होता कि मैं सिर ढकूं और पूरे परंपरा के साथ उसको गाऊं, मगर मैं गाता हूं, चाहे मैं पीछे खड़े होकर गाऊं चाहे वहाँ खड़े होकर। मुझे लगता है कि वो एक रिप्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सूफीज़म को अगर की बात करें या स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो गुरबानी बहुत बड़ा खजाना है और मॉडर्न एक रिलीजन भी कह सकते हैं हम। तो कई बार क्या होता है, अभी मैं रुद्रपुर में गा रहा था तो एक सरदार जी आए, उन्होंने मेरा सिर ढक दिया। मैं आंखें बंद करके गाता हूँ तो उन्होंने मेरा सिर ढक दिया, तो मुझे लगा कि एम्बेरस फील भी हुआ, मुझे इंसल्टिंग भी लगा थोड़ा सा, मगर वो भी ठीक थे मगर मैं भी ठीक था। तो मैंने वो पूरे 2 घंटे का जो शो किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं गुरबानी गानी छोड़ दूं, नहीं गाया करूं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे होता है, कुछ कट्टरपंथी जो लोग होते हैं वो नहीं ऐसे सोचते कि ये ओपन एक चीज़ है या ये फैलनी चाहिए या लोगों तक जानी चाहिए। तो ये सोच रहा था। उसके बाद लोग फोटो वोटो खिंचा रहे थे स्टेज के ऊपर ही, ऐसे प्रोग्राम खत्म हो गया था, उन्होंने फेलिसिटेट किया और उसके बाद 2 सरदार जी आए तो दूर खड़े थे हाथ जोड़ के, तो उन्होंने बोला कि पाजी बात करनी है, गल करनी है जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है वही बात करनी है उन्होंने, कि आप सिर नहीं ढक रहे या कुछ ऐसा। तो उन्होंने बोला देखो ऐसे जो लोग जो आपका सिर ढक के गए ना, ऐसे लोग बहुत आएंगे, मूर्ख टाइप के लोग बहुत आएंगे, मगर आपको एक विनती है कि आपने गुरबानी गानी नहीं छोड़नी। क्या बात है, बहुत ऊंची आपने बात हर जगह पे गुरबानी गानी है। तो मुझे हौसला मिला जी। और गाना तो आत्मा से निकलती है और हमारे श्रोता इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आपकी आत्मा से निकली आवाज़ उन तक पहुंच रही है। हमें बताइए उस फन के बारे में जिसका जिक्र हमने नहीं किया है, एक्टिंग की दुनिया, मतलब एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा है आपने, और आपकी कोई फिल्म आने वाली है उसके बारे में बताइए, और कौन कौन सी फिल्में और की हैं? एक्टिंग का जैसे मेरा
इंटरेस्ट तो पहले से रहा, जब वो मैं थिएटर करने गया था उस टाइम से शुरू हुआ। फिर उसके पहले नाटक करते थे पिंड में, जब गांव में थे, लोक संपर्क विभाग के साथ हम लोग मिलके कई नाटक करते थे। वो ट्रेनिंग हुई, फिर दिल लगी आया, दिल लगी पॉपुलर हुआ, बहुत सारे कुड़ी कुड़ी मेरा गाना एक पॉपुलर हुआ, निशानी प्यार दी, चन्नो, कोका, एक गेड़ा गिद्दे विच होर, ये पॉपुलर हुए। तो 15 साल के बाद मैंने अचानक से मुझे एक फिल्म मिली जो जिसका नाम खुशियाँ, पंजाबी फिल्म बहुत अच्छी थी। उसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों ने हम लोगों ने काम किया था। कुलभूषण खरबंदा जी थे, मेरे बाप का रोल किया था, रमाविद जी इतने मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, और टिस्का चोपड़ा वो उन्होंने मेरी वाइफ का रोल किया था। इन्होंने जब उसमें मेरे साथ काम किया तो मुझे लगा कि यार मुझे एक्टिंग की थोड़ी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि 15 साल में आपका क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक तरह रिएक्ट करती है, एक तरह एक्ट भी करती है और रिएक्ट भी करती है, क्योंकि आप सिंगर होते हो, आप वैसी तरह की मूवमेंट करते हो, वैसी तरह का डांस करते हो, आप में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपके जेस्चर एक जैसे हो जाते हैं। तो मैं उनके पास गया, पंडित जी हम लोग बोलते हैं उनको, तो वो मुझे रख नहीं रहे थे। कहते यार जस्सी, वो उस टाइम मेरी उम्र जो है वो 42-43 हो गई थी, तो कहते यार मैंने इतनी उम्र में ना कुछ आग जो है ना खत्म हो जाती है। तो वो आग नहीं होती जो 22-23 के साल के बच्चे में होती है। तो मैंने बोला पंडित जी, अगर आपको लगे कि मेरे में आग खत्म हो गई है तो आप मुझे 1 वीक में वापस भेज देना। तो मैंने उनके साथ फिर 1 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद मैंने ये एक अभी फिल्म की है, उसमें मेरा एक डिफरेंट काइंड ऑफ रोल है, बैंड ऑफ महाराजा हिंदी की फिल्म है, उसमें मैंने रोल किया है। और बहुत सारी फिल्में मैं कर रहा हूँ अभी। कुछ फिल्में जो हैं मेरे अपने डेवलप किए हुए जो थॉट्स हैं उनके ऊपर कर रहा हूँ। एक मैं आकाशवाणी के ऊपर बहुत अच्छी फिल्म है, जो बलजीत पाजी ने लिखी है, देश पंजाब करके उसका नाम है जी। वो आप लोगों का नहीं मुझे पता, वो देखेंगे कि नहीं, बड़ी क्लासिक फिल्म होगी वो आप जरूर देखना और आपको मज़ा आएगा। जी ज़रूर, जितने श्रोता सुन रहे हैं हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर देखेंगे और हम सब देखेंगे। इस फिल्म के लिए आपके लिए बहुत सारी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। जसवीर जी, बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है, लेकिन घड़ी की सुइयों की ओर हमारा ध्यान है और घड़ी की सुइयां हमसे कह रही हैं कि हम श्रोताओं से इजाज़त लें। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गीतकार, एक्टर और गायक जसवीर जस्सी से अपनी रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंतल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।